Hello everybody, welcome back to my channel. This is me Adnan Abdul Haq, and today I am going to teach organic chemistry. आज हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग क्लास 11th का हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करना शुरू हुआ। तो सबसे पहले अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक जो वर्ड है, जो हमारा ऑर्गेनिक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है लाइफ, लाइफ यानी कि जिंदगी। अभी तक जितने भी हमारे यहाँ पे दुनिया में कंपाउंड्स खोजे गए थे, जितने भी कंपाउंड्स खोजे गए उनको दो तरह से क्लासिफाइड किया गया। जितने भी कंपाउंड्स है दुनिया में उनको दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है। एक तो हमारा है इनऑर्गेनिक और दूसरा है हमारा ऑर्गेनिक। एक है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जो हम लोग नॉन लिविंग से प्राप्त करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जो हम लोग लिविंग से प्रोड्यूस करते हैं। यानी अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड जो हम लोग लिविंग्स के द्वारा बना रहे हो या लिविंग्स के अंदर पाया जा रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड जो हमारा नॉन लिविंग्स के द्वारा बन रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, क्या पाया जाता है उनके अंदर। तो जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स में हमारा कार्बन होता है। जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, सारे कंपाउंड्स में कार्बन पाया जाता है। सारे कंपाउंड क्या करते हैं, कार्बन को कंटेन करते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारे कार्बन होते हैं वो कैटेनेशन शो करते हैं। बिकॉज कार्बन शोज कैटेनेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन कार्बन आपस में सेल्फ लिंकिंग कर सकता है। कार्बन के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो एक लंबी सी चैन बना सकता है। दैट इज व्हाई जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सब में हमारा कार्बन पाया जाता है और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग कार्बन कंपाउंड भी बोल सकते हैं। बिकॉज जितने भी हमारे कंपाउंड होंगे सब में कार्बन पाया जाएगा, इसलिए इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग कार्बन कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग कार्बन केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे हमारे बर्जीलियस। बर्जीलियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1815 में इन्होंने बात कही थी कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन उनके बीच में पाया जाने वाला एक वाइटल फोर्स होता है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, एक फिनोमेना बताया था जिसे हम लोग वाइटलिज्म बोलते हैं। इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है वो उनके बीच में मौजूद एक वाइटल फोर्स के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन इनकी बात को कुछ दिन के बाद एक वैज्ञानिक आए वोहलर, जिन्होंने इनकी बात को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। वोहलर ने 1828 में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को लिया। अमोनियम साइनेट का रीअरेंजमेंट करा के इन्होंने लैबोरेटरी के अंदर पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का फॉर्मेशन किया। इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को लिया। अमोनियम साइनेट का इन्होंने रीअरेंजमेंट कराया। अमोनियम साइनेट का रीअरेंजमेंट कराने के बाद इन्होंने देखा कि एक नया कार्बनिक कंपाउंड बना जिसे यूरिया बोलते हैं, NH2CONH2। पहला कार्बनिक कंपाउंड इन्होंने लेबोरेटरी के अंदर बनाया, जिसके बाद फिर जो अभी तक बातें आ रही थी कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग्स के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं या लिविंग्स से ही उनको हम लोग निकाल सकते हैं, लिविंग्स से ही उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उस बात को, उस थ्योरी को उन्होंने गलत साबित कर दिया। फिर उसके बाद कई सारे वैज्ञानिक आए। एक वैज्ञानिक थे कोलब्रे।
एक वैज्ञानिक थे पोल बेलिन ने 1845 में, जिन्होंने 1845 में सबसे एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया। इन्होंने क्या किया? 1845 में एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। और उसी के बाद एक वैज्ञानिक और थे बर्थलोट। बर्थलोट ने 1856 में बर्थलोट ने 1856 में सबसे पहले इन्होंने मीथेन गैस का फॉर्मेशन किया। इन्होंने मीथेन गैस का फॉर्मेशन लेबोरेटरी के अंदर किया। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा हम लोग को ये बाद में पता चला कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग से नहीं मिलते हैं, बल्कि हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लेबोरेटरी के अंदर भी बना सकते हैं। ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ थोड़ी हिस्ट्री थी। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करता है। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम इसे कई फार्मूले से रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला, लूज स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर, पार्शियली कंडेंस स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कई सारे स्ट्रक्चर्स के द्वारा हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के द्वारा हम लोग सिर्फ कुछ चीजों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने एटम हैं, कौन कौन से एटम हैं, सिर्फ इन चीजों को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, तो उस तरह के फार्मूले को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल C2H6O, it is a molecular formula. Why? Because only number of atoms and the types of atoms are represented here. There is no interaction. उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ इतना रिप्रेजेंट किया गया है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और कितने हमारे किस किस तरह के हमारे एटम्स हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिर्फ हम लोग नंबर ऑफ एटम्स शो करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम लोग सिर्फ नंबर्स ऑफ एटम्स एंड टाइप ऑफ एटम्स शो करते हैं। हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स और टाइप ऑफ एटम्स शो करते हैं। कोई भी उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है या उनके बीच में जो बॉन्डिंग पाई जाती है इस चीज को शो नहीं करते हैं। हमारा दूसरा है लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के द्वारा हमारा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं ये भी हमको शो हो जाएगा। उनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड पाए जा रहे हैं, कितने एटम पाए जा रहे हैं, उनका इंटरेक्शन कैसा है, जब सारी चीजें उनके पास कितने लोन पेयर्स हैं, जब इन सारी चीजों को किसी फार्मूले में शो किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल CH4OH. In this structure, we have showed all the bonds present between two atoms and Lewis structures as well. जब हम लोग किसी भी एटम में कितने बॉन्ड हैं, कितने एटम से सारे एटम्स को रिप्रेजेंट करें, उनके बीच में पड़ने वाले सारे बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करें और उन पे लगने वाले सारे लोन पेयर्स को भी रिप्रेजेंट करें, तो उस तरह के हम लोग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं। लुईस स्ट्रक्चर शो करता है ऑल द एटम्स, लुईस स्ट्रक्चर शो करता है ऑल द एटम्स, हमारे जितने एटम है सबको शो करता है, उनके बीच में जितने भी बॉन्ड्स हैं सबको शो करता है, और उसके साथ साथ उनके बीच में जो हमारे लोन पेयर्स हैं उन सबको क्या करता है? शो करता है। तो इस तरह के फॉर्मूले को, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो वो स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग सारे एटम्स को शो करें, सारे लोन पेयर्स को शो करें और उनके बीच में जितने भी बॉन्ड हो उन सबको शो करें, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। अभी तक हमने दो तरह के रिप्रेजेंटेशन देखा।
एक तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमने समझा कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स और टाइप ऑफ एटम्स जो उसमें है उनको शो करें, इसको शो ना करें कि उनके बीच में इंटरेक्शन क्या है, उनके बीच में बॉन्ड क्या है, उनके बीच में लोन पेयर कितने हैं, इन सारी चीजों को शो ना करें, तो उस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और यूनिक स्ट्रक्चर उस तरह का रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम लोग सारे एटम्स को शो करें, सारे लोन पेयर्स को शो करें और सारे बॉन्ड्स को शो करें, उस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। अगला रिप्रेजेंटेशन है हमारा कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला क्या होता है? जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन हम लोग उसमें पाए जाने वाले एटम्स हैं और उनकी जो कनेक्टिविटी है सिर्फ उसको शो करते हैं, यानी एटम किस एटम से कनेक्ट है। जब हम सिर्फ इस चीज को शो करते हैं तो इस तरह के फार्मूले को हम लोग बोलते हैं कंडेंस फार्मूला। जब हम लोग किसी भी एटम की सिर्फ उसमें पाए जाने वाले एटम्स को और उनकी कनेक्टिविटी को शो करते हैं, उनके बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, कितने लोन पेयर्स हैं, कौन सा बॉन्ड है, ठीक है, इन सारी चीजों को हम शो नहीं करते हैं, तब इस तरह के फॉर्मूले को या इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं कंडेंस फार्मूला। फॉर एग्जांपल CH3CH2OH, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, इसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स जितने भी हमारे टाइप के एटम्स हैं उन सबको शो किया है और उसके साथ साथ उनकी कनेक्टिविटी शो की है कि पहले कौन कनेक्ट है, उसके बाद किस तरह से ये कनेक्ट है। सिर्फ इसको शो किया है, इनके बीच में कितने लोन पेयर हैं, इनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड पाए जा रहे हैं, इन सारी चीजों को शो नहीं किया है। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं कंडेंस फार्मूला। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जितने भी एटम्स होते हैं और उनकी जो कनेक्टिविटी होती है सिर्फ उसको शो करते हैं, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, इनके बीच में कितने लोन पेयर पाए जा रहे हैं, इसको शो नहीं करते हैं। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं कंडेंस फार्मूला। अब अगला है जो हमारा वो है पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला। पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम लोग जितने भी एटम्स हो उनको शो करें, उनकी कनेक्टिविटी को शो करें और कभी कभी कुछ बॉन्ड्स को, नॉट ऑल द बॉन्ड्स, कुछ बॉन्ड को, सारे बॉन्ड्स को नहीं, कुछ बॉन्ड को शो करें और कुछ लोन पेयर्स को अगर हम शो कर देते हैं तो उस तरह के हम लोग रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला। फॉर एग्जांपल इसी का एग्जांपल लेते हैं CH3CH2OH। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सारे बॉन्ड्स को ना शो करके हमने कुछ बॉन्ड्स को शो किया है और यहाँ पे हमने लोन पेयर्स को शो किया है, ठीक है, और उनकी कनेक्टिविटी कैसे है हमने उसको शो किया है। तो जब हम सारे बॉन्ड्स को, सारे लोन पेयर्स को शो ना करें, उनके बीच में मौजूद कुछ ही लोन पेयर्स को, कुछ ही बॉन्ड्स को शो करें, तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला। ये होता तो हमारे कंडेंस्ड फार्मूले की ही तरह होता है। होता कैसा है, हमारा कंडेंस्ड फार्मूला ही होता है, लेकिन बस उसमें फर्क क्या हो जाता है, इसमें फर्क इतना हो जाता है कि इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ बॉन्ड्स को, ठीक है, और लोन पेयर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं, शो सम बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स। तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ बॉन्ड और कुछ लोन पेयर शो करते हैं, होता वो कंडेंस्ड फार्मूला ही है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं पार्शियली कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। अब हमारा आखिरी रिप्रेजेंटेशन है जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सबसे आसान तरीका यही है, अगर आपको आसानी से लिखना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, आप ज़िगज़ैग लाइन बना करके आसानी से उस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में इसमें ना ही हम किसी एटम को शो करते हैं, ना ही हम किसी भी उनके बीच में जो यहाँ पे कनेक्टिविटी शो करते हैं। इसमें सिर्फ क्या होता है, कुछ चीजें शो की जाती है।
इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को शो करते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है, जब कार्बन की एक लंबी चेन होती है तो इसे हम लोग जिगजैग फॉर्म में लिखते हैं। जब कार्बन की एक बहुत ज्यादा लंबी चेन हो जाएगी तो इसे हम लोग जिगजैग फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और अगर मान लो कार्बन को छोड़ करके अगर कोई हेटेरो एटम्स बीच में आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन कार्बन की कंटिन्यू एक चेन चल रही थी, बीच में नाइट्रोजन आ गया, तो अब हम लोग नाइट्रोजन को हेटेरो एटम्स को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी हेटेरो एटम्स होते हैं उनको शो किया जाता है। ठीक है, और जो डबल बॉन्ड होते हैं, जो डबल बॉन्ड होते हैं उनको डबल लाइन से, ठीक है, डबल बॉन्ड को क्या करते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड को डबल लाइन से, डबल बॉन्ड को क्या करते हैं हम लोग, डबल लाइन से शो करते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड को शो करते हैं हम लोग ट्रिपल लाइन से। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने कोई ले लिया C2H6, तो काफी आसान इस तरह से हमने किया। ठीक है, तो हमारा तो ये एक पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट हमारे क्या है, कार्बन एटम से। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स को हम शो नहीं करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को शो किया गया है। हम ये ज्यादा बड़ा ले लेते हैं, थोड़ा 4 कार्बन एटम्स का। तो हमने कहा था कि जब कार्बन एटम्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग जिगजैग पैटर्न में बनाते हैं। देखिए, एक कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, और चौथा ये कार्बन। यानी यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन एटम्स हैं। और मैंने कहा था अगर कोई हेटेरो एटम्स बीच में आ जाए, यानी फॉर एग्जांपल हमने ये लिया और यहाँ पे हमारा आ गया NH, ये क्या है हमारा एक हेटेरो एटम है। तो जब भी कोई हेटेरो एटम बीच में आता है तो हम उसे क्या करते हैं, वहां पर पूरी तरह से शो करते हैं। तो आई होप कि तुम लोगों को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, हम लोग एक लाइन के पैटर्न में कार्बन और कार्बन के लाइन के पैटर्न में उस पूरे कंपाउंड को शो करते हैं। उनके बीच का जो लाइनिंग होती है, यानी कि जो बॉन्ड होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को शो करते हैं, बाकी कोई दूसरा बॉन्ड शो नहीं करते हैं। अगर कार्बन के एटम ज्यादा हो जाते हैं तो उसे हम लोग जिगजैग पैटर्न में शो करते हैं। अगर कोई बीच में हेटेरो एटम आता है तो उसमें हम लोग हेटेरो एटम को लिख करके शो करते हैं। और अगर मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा एटम आ गया जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, मान लो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड होगा तो 2 लाइन से शो करेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या करेंगे, उसे 3 लाइन से शो करेंगे। तो ये हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर था। हमने 5 तरह के रिप्रेजेंटेशन पढ़े। एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में पढ़ा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स और टाइप ऑफ एटम्स को शो किया जाए, उनके बीच की कनेक्टिविटी को शो ना किया जाए, उनके बीच के बॉन्ड्स को शो ना किया जाए, उनके बीच के लोन पेयर्स को शो ना किया जाए, तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा पढ़ा था हमने लुईस स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग सारे एटम्स को, उनके बीच में मौजूद सारे लोन पेयर्स, उनके बीच में मौजूद सारे बॉन्ड्स को हम लोग शो करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग लुईस स्ट्रक्चर फार्मूला। और तीसरा हमने पढ़ा था कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला में हमने पढ़ा कि कोई भी ऐसा फार्मूला, कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ जितने भी एटम्स हो उनको शो करें और उनकी कनेक्टिविटी को शो करें, तो ऐसे फार्मूले को बोलते हैं कंडेंस फार्मूला। और अगला पढ़ा था हमने पार्शियली कंडेंस फार्मूला। ये होता तो बस कंडेंस फार्मूला है, लेकिन इसमें क्या कर दिया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ बॉन्ड्स को और कुछ लोन पेयर्स को शो कर दिया जाता है। तो इस तरह के इस फार्मूले को बोलते हैं हम लोग पार्शियली कंडेंस फार्मूला। और लास्ट हमने पढ़ा है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग क्या होता है, पूरे कंपाउंड को एक बॉन्ड लाइन की तरह शो करते हैं। जो इसमें पॉइंट्स होते हैं वो हमारे कार्बन एटम्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में हम लोग कार्बन और कार्बन एटम के बीच के ही हम लोग बॉन्ड्स को शो करते हैं, बाकी किसी भी एटम के बीच के बॉन्ड को शो नहीं करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके साथ में हाइड्रोजन भी ऐड है, लेकिन हाइड्रोजन के बॉन्ड को हमने शो नहीं किया है। अगर नंबर ऑफ एटम्स हमारे ज्यादा हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग उसे जिगजैग पैटर्न में लिखते हैं। अगर कहीं पे हमारा हेटेरो एटम आ जाता है तो उस हेटेरो एटम को हम लोग शो करते हैं। और अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आता है तो वहां पे हम लोग 2 लाइन करते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वहां पे हम लोग 3 लाइंस बना देते हैं। ये हमारे कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं जिनको आपको होमवर्क करके लाना है।
ठीक है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होंगे तो इन्हें कल हम अपने क्लास के लेक्चर की स्टार्टिंग में इन्हें हम सॉल्व करवाएंगे। 5 हमारे पास फॉर्मूले दिए हुए हैं। पहला है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। दूसरा है CH3 CH2 CH2 OH, तीसरा है CH3 CHOH CH3, चौथा है CH2 CH3 CH2 NH CH2 CH3 और लास्ट है हमारा CH3 CHOH CH2 COOH। ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं जिन्हें आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके लाना है। अगर आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हम इसको अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में कल कन्वर्ट करवाएंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना काफी है। तब तक के लिए थैंक यू।